कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और मैं जानता हूं कि उसका रीजन क्या है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि फ्लेवर इस बार लगने वाला है एकदम नया, क्योंकि आ गया है इसके साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो थोड़ा बहुत तो मुझे ट्रिकी होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो मुझे डिटेल्ड होना पड़ेगा, तब जाके मैं तुम्हें असल में बता पाऊंगा कि तुम्हें कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स करना है। शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर कि बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो भाई मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भक्तजनों और वो लोग जिनने कभी भी अकाउंटिंग से वास्ता नहीं रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग कुछ नहीं होता, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि हमारे रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शंस। नाउ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? लेन देन, व्यापार, प्लस माइनस, पैसा आया प्लस करो, गया माइनस करो। तो तुम जैसे कूल बनना चाहते हैं, जिनको नहीं पता मैं बस उनको बता रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। जो भी हमारे पास पैसा आता है वो हमारे लिए डेबिट है, हमारा एसेट है, और जो भी पैसा जाता है वो हमारे लिए क्रेडिट है, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। अब ये मत बोलने लगना जितने भी कॉमर्स वाले हैं कि भैया वो तो तुमने उल्टा बोल दिया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है। मुझे मालूम है, मैं हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करते हैं बाकी की बातें। ह्यूमैनिटीज़ वाले समझ गए भाई, अपना पैसा डेबिट, जो अपना नहीं है वो क्रेडिट। ठीक है ह्यूमैनिटीज़ वाले, जो अपना पैसा है वो डेबिट, जो अपना पैसा नहीं है वो क्रेडिट। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखा है, तुम्हारी जेब में रखा है, डेबिट तुम्हारा एसेट है। तुम्हारा पैसा बैंक के पास रखा है, बैंक के लिए वही पैसा हो गया क्रेडिट, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है। तुम्हारे लिए तो अभी भी डेबिट है, लेकिन तुम्हारा बैंक के पास रखा है ना, तो बैंक क्या बोलेगा उसको? क्रेडिट, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है। क्रेडिट मतलब बैंक की हो गई लायबिलिटी। समझ गए? कॉमर्स वालों से भी कॉम्प्रो हो गया, ह्यूमैनिटीज वालों से भी कॉम्प्रो हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो क्यों समझाया मैंने तुम्हें इतना सब कुछ? क्योंकि बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, याद रखना। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओह सॉरी माय मिस्टेक, दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। फोकस करना पड़ता है। तो भाई ये वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, यहां पे मैंने इकोनॉमिक को इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों किया? क्योंकि वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो इकोनॉमिक नेचर के हैं, मॉनेटरी नेचर के हैं, पैसे वाले हैं। जो पैसे वाले नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये एक रेसिडेंट यानी हमारे जैसे भारतवंशी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहे हैं। भारत और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भारत एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हो रहे हैं एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रहेगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो कि रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। 4 पॉइंट बाबा जी के कहे अनुसार अगर आपने कॉपी पेन उठा के रखा हुआ है और लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आगे अपन और डिटेल में जाने वाले हैं। तो भाई सब लोगों को सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आखिर आप किसको बोलोगे, क्योंकि अगर यही नहीं पता है कि भैया ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है तो गए ना, तो गए, बंटा ढार हो जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि व्हाट आर दोज बेसिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और मैं ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोल सकता हूं। तो ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस का मैं मतलब बता चुका हूं, लेन देन। ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप, जिसके अंदर पूर्णतः इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली कि क्या होने वाला है उसके अंदर, तो या तो ट्रांसफर हो जाता है टाइटल, मतलब ये इसका था अब ये इसका हो गया इस तरीके से, या फिर ओनरशिप ही कंप्लीटली चेंज हो जाती है। या तो बेसिक टाइटल चेंज हो रहा है या फिर ओनरशिप पूरी की पूरी चेंज हो रही है। नाउ टाइटल और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? टाइटल का मतलब हो गया बेसिक सेगमेंटेशन। लाइक अगर आपने एक लक्स का प्रोडक्ट खरीदा या एक हमाम का प्रोडक्ट खरीदा, तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल उसका था, रिटेलर का था, अब तुम्हारे पास आ चुका है। ओनरशिप बेसिकली बात की जाती है जब आप एसेट्स बिल्डअप कर रहे हो, पहले किसी और का था, आपने परचेज किया, तो नाउ यू आर द एक्चुअल ओनर। तो टाइटलशिप और ओनर में बहुत डिफरेंस है। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विस, मनी और एसेट्स। गुड्स का, सर्विस का, मनी का और एसेट का। जैसे मैं मनी बताऊं
तो वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है, मतलब पहले किसी और का था अब आपका हो चुका है। ओनरशिप थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना तो मैं समझने की जरूरत है कि इसके अंदर 4 चीजें आएंगी। गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, मनी हो गया और एसेट्स हो गया आपका। ये 4 चीजें जो होती हैं, ये अगर ट्रांसफर हो रही है, वेदर इट इज अ टाइटल और ओनरशिप, किसी भी तरह से ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में ये चीज जा चुकी है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा जिसमें ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप होता है व्हेन इट कम्स टू मनी, गुड्स, सर्विस और एनी एसेट। तो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर तुम भारतवंशी हो, भारत में रहते हो, इंडिया के बंदे हो, तो तुम 4 तरीके के ट्रांजैक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर सकते हो, या 4 तरह के आइटम्स के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो वो 4 चीजें क्या हैं? पहले वो आइटम्स होते हैं जो कि कहलाते हैं विजिबल आइटम्स, जिनको हम गुड्स भी बोलते हैं। नाउ वो लोग जिनको कॉमर्स से कोई रिलेशन नहीं है, या जिनने कॉमर्स 2 साल से नहीं पढ़ा है, ना 11वीं पढ़ा है, ना 12वीं पढ़ा है, मैं आपको गुड्स बता देता हूं क्या होते हैं। लाइक अगर नाइकी है, वो अपना जूता बेचता है, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो नाइकी के लिए उसका जूता उसका गुड हो गया, प्रोडक्ट हो गया उसका। तो गुड्स बेसिकली वो है जिसमें आप डील इन करते हो, ट्रेड इन करते हो। तो विजिबल आइटम्स के अंदर आपके गुड्स आते हैं जो आप एज अ बिजनेस ट्रेड करते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। व्हेन इट कम्स टू इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स के अंदर जनरली शिपिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग आता है। यानी इसके अंदर हम सर्विसेज को लेके चलते हैं, वो बेसिक सर्विसेज जो कि एक कमर्शियल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी ट्रेड कर रहा है, जो भी अपने गुड्स अब्रॉड में बेच रहा है, वो इन गुड्स को तब तक नहीं बेच सकता है जब तक ये बेसिक सर्विसेज उसके पास नहीं है। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग। फिर आते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब यूनिलैटरल ट्रांसफर का सिंपल मतलब यह है, आप भारत में बैठे हुए हो, आपका कोई दोस्त अब्रॉड में बैठा हुआ है, या आपका कोई रिश्तेदार अब्रॉड में बैठा हुआ है, और वो आपको रेमिटेंस भेज रहा है या कोई भी चीज भेज रहा है, आपको बेसिकली गिफ्ट वगैरह भेज रहा है या मनी रेमिटेंस भेज रहा है, पैसा वैसा भेज रहा है वहां से, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है। ये वन वे ट्रांजैक्शन है या वन साइडेड ट्रांजैक्शन कहलाता है ना। ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, वन साइडेड आइटम है। बेसिकली बोल सकते हो वन वे ट्रांजैक्शन, लेकिन है वन साइडेड आइटम। नाउ व्हाई वन साइडेड? बिकॉज आप बदले में कुछ कर नहीं रहे हो। अब आपके दोस्त ने गिफ्ट भिजवा दिया तो बदले में आपको भेजने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने कुछ कैश पे करके कुछ रिटर्न में नहीं मंगवाया है, यहां पे आपको फ्री फोकट में मिला है। तो इसको यूनिलैटरल, सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन भी नाम दिया जाता है। और लास्ट आता है, देखो आपने गुड्स में डील कर लिया, आपने सर्विसेज में डील कर लिया, आपने गिफ्ट आइटम्स में डील कर लिया। अब लास्ट चीज जो बचती है वो आपके बचते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स एज सच कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैपिटल ट्रांसफर्स 2 तरीके के होते हैं, या तो आपको पैसा मिलेगा बाहर से कैपिटल फॉर्म में। अब कैपिटल का मतलब क्या हुआ? जब भी पैसा लमसम में मिलता है, जब भी पैसा बल्क में आता है, तो उसको नाम दिया जाता है कैपिटल ट्रांसफर। करोड़ों में, अरबों में पैसा आ रहा है तो वो कैपिटल ट्रांसफर नेचर का होता है। तो या तो कैपिटल रिसीट होंगी, इंडिया को पैसा मिलेगा, या कैपिटल पेमेंट्स होंगे, इंडिया से पैसा जाएगा। इंडिया के पास पैसा कैसे आ सकता है? कैपिटल रिसीट्स कैसे हो सकती है? या तो आप अब्रॉड से ले लो लोन, पैसा आया कैपिटल रिसीट में आ गया, या फिर अब्रॉड में आपने कोई ले रखा था घर, मकान, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, आपने उसको बेचा, बदले में आपको पैसा मिल गया, यानी सेल ऑफ एसेट। एनी प्रॉपर्टी, एनी एसेट जो आपने अब्रॉड में होल्ड करके रखा था, अगर उसको भी बेच दिया तो भी पैसा आएगा, वो भी कैपिटल रिसीट कहलाएगा। अब चना भाजी बेचोगे तो वो कैपिटल रिसीट नहीं है, वो तुम्हारा रेगुलर का काम है, वो गुड्स वाले काम में आ जाएगा। मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तुम्हारे एसेट्स की बात कर रहा हूं। तो जो भी अब्रॉड में उनको बेचोगे कैपिटल रिसीट, लोन ले लोगे कैपिटल रिसीट। इसमें ही ऑपोजिट आ जाते हैं कैपिटल पेमेंट्स में। अगर तुमने जो लोन ले रखा है उसको अगर तुम रीपे कर देते हो, कैपिटल पेमेंट्स। लोन को रीपे किया ना, पैसा गया, कैपिटल पेमेंट्स। साथ साथ में मान लो आप कोई प्रॉपर्टी अब्रॉड में खरीदते हो, तो अगेन यू हैव टू मेक अ पेमेंट, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। मैं मानता हूं एसेट मिलेगा आपको, लेकिन पेमेंट तो गया, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल पेमेंट, क्योंकि आप एसेट जब खरीदोगे, परचेज ऑफ एसेट के टाइम पे आपको पैसा देना पड़ेगा। 4 ये आइटम आते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो बीइंग अ नॉर्मल रेसिडेंट आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हो। हाँ भाई, तो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज तुम्हें बहुत क्लियर करना पड़ेगी, वरना तुम कंफ्यूजन की बाढ़ में ऐसे फंसोगे, स्पेशली वो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, कि समझना बहुत दुविधाजनक हो जाएगा। देखो भाई, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबके लिए ये चीज क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है। डेबिट और क्रेडिट कॉमर्स के 2 एस्पेक्ट होते हैं। मतलब हम प्लस माइनस यूज नहीं करते, हम डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट को यूज करने के 2 तरीके हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो आप उसको डेबिट करोगे। अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, अगर आपके ऊपर उधारी बढ़ रही है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे, आप उसको लायबिलिटी साइड दिखाओगे। ये एक बेसिक फंडा है एसेट्स और लायबिलिटीज का।
चलो एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग रख देते हैं, जितने भी लोग मुझसे समझ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है और मुझे तुम्हें ये चीजें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटिंग के अंदर 4 एस्पेक्ट होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज। मैंने अभी तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज समझाया। अब आते हैं इनकम और एक्सपेंसेस के फेस पे। तो जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं यानी ह्यूमैनिटीज वाले हैं, एक और चीज लिखो जो मैंने पहले लिखवाया, उसको अगर तुम बोलना चाहो क्या बोला मैंने, जो एसेट्स और लायबिलिटीज बताया तो लिख सकते हो जो पहले बताया था मैंने, वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। जितने भी एसेट्स तुम्हारे पास प्लस में आएंगे सारे डेबिट होंगे, जितनी भी तुम्हारी लायबिलिटीज, तुम्हारे ऊपर उधारियां आएंगी जो तुम्हें फ्यूचर में पे करना पड़ सकती हैं, जो नेगेटिव मैंने तुम्हें बोला, वो सारी तुम्हारी क्रेडिट है यानी लायबिलिटीज है। जब ये तुमने लिख लिया तो अब दूसरा एस्पेक्ट भी समझो। ये एकदम डिफरेंट चलता है, ये दूसरा डिफरेंट चलता है, दोनों को कभी मिक्स मैच मत करना क्योंकि वहां तुम्हारी कंफ्यूजन चालू हो जाएगी। अब ये दूसरा एस्पेक्ट जो मैं बताने वाला हूं इसको बड़े डिटेल में सुनना। ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसको समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि बिजनेस 2 तरीके से चल रहा है। अब मैं यहां पे डिटेल में जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको वाकई में इस चीज की जरूरत है और जो 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हैं, वाइवा प्रैक्टिकल मिला के, है ना, ज्यादा फूल मत समझना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है? बिजनेस अपने चीजों को एसेट्स कब कहता है? बोलता है मेरा है तब जब बिजनेस ने पैसा ले रखा है। चलो मुझे बताओ, तुमने कॉमर्स नहीं पढ़ा, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम मुझे यह बात बताओ कि बीइंग अ बिजनेस, एक बिजनेस है, मान लो रिलायंस कंपनी है, पैसा कहां से आता है? रिलायंस कंपनी को तो कभी तुमने चलते फिरते नहीं देखा होगा, तो रिलायंस कंपनी के पास जो पैसा आया वो उसके ओनर ने लगाया ना। ओनर अपने आप में एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, एंटिटी है। अंबानी भाई साहब जो हमारे हैं एक इंसान है, उनका आधार कार्ड है। जो भाई बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। रिलायंस लिमिटेड और अंबानी भाई साहब दोनों अलग अलग हैं। अंबानी भाई साहब नेचुरल पर्सन है, भगवान की देन है, और जो रिलायंस लिमिटेड है वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपने नाम पे चलता है अंबानी का, ये हमेशा बोलेंगे, है अंबानी का क्या? रिलायंस लिमिटेड, यानी उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। तो जब रिलायंस लिमिटेड के पास पैसा अंबानी ने दिया तो रिलायंस के पास जो पैसा हुआ वो तो अंबानी का है, सही जा रहा हूं मैं? तो रिलायंस के लिए वो पैसा है लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा रिलायंस का नहीं, वो पैसा अंबानी का है। यहां तक कैच कर लिए? अब क्यों पैसा रिलायंस का जो रिलायंस के पास रखा हुआ है वो रिलायंस के लिए लायबिलिटी भी है, एट द सेम टाइम एसेट भी है। अब वो कैसे हुआ? लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि रिलायंस का पैसा नहीं है, उसे अंबानी को कभी ना कभी वापस करना है। एसेट क्यों है? क्योंकि उसके पास जो पैसा आया है अब वो रिलायंस कंपनी अपने यूसेज के हिसाब से उसे किसी भी तरह यूज कर सकती है, अंबानी से पूछ के, बट ऑब्वियसली, बट हाँ वो यूज कर सकती है, वो मशीन खरीद सकती है, वो बिल्डिंग खरीद सकती है, वो प्लांट खरीद सकती है। पैसा ढेले पे रख के तो बैठ नहीं जाएगी कि बिजनेस हो जाए, कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज भी है, साथ साथ में एसेट्स भी है। इसलिए जो आपके पास पैसा होता है वो आपकी लायबिलिटी, क्रेडिट भी है, एसेट डेबिट भी है। इतना समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लेना और फिर से सुनना, क्योंकि आगे मैं इसी में ऐड ऑन करने वाला हूं। अब तुमने अंबानी से पैसा लेके रखा है, तुम्हारे ऊपर उधारी चढ़ी हुई है, बीइंग अ बिजनेस, तो बिजनेस में एक मैनेजर हो जो काम कर रहे हो, तुमने अंबानी से पैसा लेके रखा हुआ है, तुम्हारे ऊपर बीइंग अ बिजनेस, फिर से बोल देता हूं, लायबिलिटी चढ़ी हुई है। अब तुम्हारे ऊपर खर्चा आया, जल्दी से बताओ लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। खर्चा आया, तुमने खर्चा किया, तो जो तुमने खर्चा किया वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब तुम अपनी जेब से तो पे करोगे नहीं, तुम कंपनी का पैसा ही दोगे। तो जो तुम्हारे पास उधारी है, तुमने अंबानी से पैसा लेके रखा है ना, बीइंग अ बिजनेस, तुम उसमें से खर्चा करोगे। अब लायबिलिटी तो होती है क्रेडिट नेचर की, उससे कोई भी चीज माइनस होगी वो किस नेचर की होगी? डेबिट नेचर की, बट ऑब्वियसली, यानी खर्चा हो गया डेबिट नेचर का, क्योंकि वो लायबिलिटी में से कम करेगा लायबिलिटी को। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट का अपोजिट होता है डेबिट, इसलिए होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने साल भर में खूब पैसा कमाया। अब मेरा सवाल यह है, वो पैसा जो कंपनी ने कमाया, खूब मेहनत की, वो पैसा कंपनी का होगा या अंबानी का होगा? मैं पूछना चाह रहा हूं वो रिलायंस का होगा या अंबानी का होगा? यहां तक पता है मेरे साथ वही बच्चे आए होंगे इस क्वेश्चन तक, ध्यान देना, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। जो शॉर्टकट वाले हैं वो यहां से कट चुके होंगे, बोले पागलों जैसे पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कहां कहां पहुंच गया है। नहीं, मेरा काम है तुम्हें वो चीज देना जो तुम साल भर से किसी और से मांग रहे थे, यहां मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। वापस से एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि नहीं यार बाबा जी ने मोशन ला दिया एकदम,
मूवमेंट हो गया दिमाग का, हिल गया, चलो करते। तो मैंने तुमसे पूछा कि जो कंपनी ने पैसा कमाया वो कंपनी का हुआ या अंबानी का हुआ? तो तुम सोचोगे यार पैसा किसने लगाया, पैसा तो अंबानी ने लगाया, कंपनी तो कमा रही है बस। ऑब्वियसली कंपनी जो पैसा कमाएगी वो अंबानी को देगी, तो वो कंपनी का पैसा तो है नहीं, वो तो पैसा अंबानी का है। तो कंपनी के लिए वो इनकम क्रेडिट हो गई, मतलब लायबिलिटी हो गई, मतलब उधारी हो गई, क्योंकि जब कंपनी की कैपिटल ही नहीं, कंपनी का खुद का पैसा ही नहीं, तो उससे होने वाला प्रॉफिट भी कंपनी का नहीं होगा, वो भी कंपनी के लिए उधारी हो जाएगा। तो फिर से बता देता हूं, क्रेडिट लायबिलिटीज और डेबिट एसेट्स, लेकिन एक्सपेंसेस लिख लो कहीं पे डेबिट और इनकम्स सारी क्रेडिट। जिसको ये समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल क्रेडिट होती है क्योंकि वो पैसा किसी और का होता है, ओनर लगाता है कंपनी में, तो कंपनी के लिए वो पैसा लायबिलिटी यानी क्रेडिट होता है। अब वो जो लायबिलिटी और क्रेडिट है उसमें से अगर खर्चा माइनस करना है तो माइनस टर्म यूज नहीं कर सकते। क्रेडिट है कैपिटल तो खर्चा हो गया यस डेबिट, और अगर इनकम होगी तो वो क्रेडिट में जुड़ेगी, तो क्रेडिट और क्रेडिट प्लस होते हैं इसलिए इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां तक आ गए तो चलो हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। दो तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकते हैं, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहते हैं जब आपके पास एक्सेसिव पैसा रखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। अगर टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स में बोला जाए तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होगा जब इनफ्लो कम है और आउटफ्लो आपका ज्यादा है, जो इंडिया का रहता है। इंडिया के खर्चे ज्यादा रहते हैं, इनफ्लो इतना ज्यादा नहीं रहता, कितनी हल्दी और दूध बेचोगे। तो ठीक है, एक होता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है ना सरप्लस है ना डेफिसिट है, इक्वल है, जो कि कभी हो नहीं सकता। याद रखो, भारत और दुनिया में एकता कभी नहीं हो सकती। और इसको जब हम और डिफाइन करते हैं और डिटेल में जाते हैं तो एक डेबिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है और एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि डेबिट जो होता है वो एक्सपेंसेस को डिनोट करता है। तो एक्सपेंसेस मतलब जितने भी खर्चे होते हैं, जितना भी पैसा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो भी पैसा बाहर जा रहा है इंडिया से निकल के एक्सपेंसेस के तौर पे, आउटफ्लो के तौर पे जा रहा है, वो सारा डेबिट साइड होता है क्योंकि वो खर्चा है। और जितना भी इनफ्लो आ रहा है इंडिया के अंदर वो क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया क्रेडिट सारा इनफ्लो को बोला जाता है। मेरा काम था इस वीडियो के अंदर तुम्हारे बेस को उतना स्ट्रांग कर देना जितना तुमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में कभी टाइम देने का सोचा भी नहीं होगा, और फ्रैंकली तुम कभी अकेले देते भी नहीं। और बिलीव मी, तुम यहां पे कुछ ज्यादा लूज नहीं करते, 1-2 मार्क्स लूज करते, लेकिन मेरी आवाज उन 1-2 लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनको इन 1-2 मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे ये वीडियो यहां तक तो आए नहीं है, वो घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको, वो थोड़ा बहुत पढ़ के जा चुके हैं। यहां मैंने बेस बना दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा और डिटेल में, ताकि तुम्हें समझा सकूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मजाक नहीं है, क्योंकि इससे वो क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें तो लगता है तुमने बोर्ड में परफेक्ट लिखे हैं, लेकिन वो परफेक्ट होते नहीं है। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।